जय हिंद साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग एडिटोरिया 7500 प्लस का सेट नंबर 11 करेंगे जो कि आने वाले भविष्य में सारी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि परीक्षा में हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 3 सही है और एक गलत है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1, जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही है। एक नंबर सही है। बी नंबर चलते हैं, जल सर्वाधिक विलय के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। तीसरा सी नंबर देखते हैं, जल के अस्थायी कठोरता कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। अस्थायी कठोरता बोल रहा है। बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न एक बार, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आप लोग भी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो अभिवाहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, अभिवाहन कहते हैं, अभिवाहन। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 2 कथन दिया है, एक में से गलत है और एक सही है। तो चलिए सही नहीं चुनना है। समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। बिल्कुल सही है, ये सही है। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकती है। बिल्कुल सही है। तो इसमें से हमारा दोनों में से दोनों कोई गलत नहीं है, तो हो जाएगा न तो 1 न तो 2। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी? निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी? तो किस अवस्था में न्यूनतम होगी? तो बर्फ अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, कोलोस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है? कोलोस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है? IgA। ऑप्शन नंबर डी सही है, IgA। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है?
तो पहले मुख गुहा मुंह में खाते हैं, फिर ग्रासिका में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, फिर क्षुद्रांत में जाता है, फिर बृहदांत में जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है? कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली है। ऑप्शन नंबर ये सही है, प्लाज्मा झिल्ली। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने के लिए विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण को वंशगुणों को कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न एक बार, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशगुणों के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2 होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? समजात। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस प्रकार के अंग के बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है? उत्पत्ति समान रहेगा लेकिन परंतु उसके कार्य भिन्न, काम अलग अलग करेंगे, तो समजात। 12 नंबर प्रश्न करते हैं हम लोग। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो संघ पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में रहता है, जंतु कोशिका में नहीं रहता। कौन? हरितद्रव। क्योंकि चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। तो अमीबा प्रोटोजोआ में आता है, यूग्निना भी प्रोटोजोआ में आता है, पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ में आता है, ल्यूकोसोलिन प्रोटोजोआ में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के अधिक को शोषण करना। अजीर्ण आहार के खाद्य से जल को अधिक के शोषण करना। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 16 नंबर देखते हैं। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट वंश से। ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रकूट वंश से। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी? भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी? तो मौर्य वंश के काल में राजनीतिक एकता पाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जयसिंह सिद्धराज को। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शेख उल हिंद की
पदवी प्रदान की गई थी? निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को। ऑप्शन नंबर बी सही है, शेख सलीम चिश्ती को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार कहाँ के थे? गुर्जर प्रतिहार तो गुजरात और राजस्थान के। 1 का 3 हो गया। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट कहाँ के? पश्चिम दक्कन के थे, पश्चिम दक्कन के। चलिए 1 हो गया। और पाल वंश कहाँ के थे? तो पाल बंगाल के थे, पाल बंगाल के थे। 2 हो गया। और चोल तमिलनाडु के, यहाँ 4 होगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर डी सही है, 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? प्रश्न एक बार फिर, निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? शाह मोहम्मद गौस। ऑप्शन नंबर ए सही है, शाह मोहम्मद गौस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फुतुअस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? फुतुअस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अब्दुल मलिक इस्लामी, अब्दुल मलिक इस्लामी। ऑप्शन नंबर बी सही है, अब्दुल मलिक इस्लामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदयगिरि गुफालेख में किस गुप्त शासक के विजय का उल्लेख है? प्रश्न एक बार फिर, उदयगिरि गुफालेख में किस गुप्त शासक के विजय का उल्लेख है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? तो SNDT महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1930 में खाली स्थान की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। किसके गिरफ्तारी के कारण किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान के कारण, अब्दुल गफ्फार खान के गिरफ्तारी के कारण गुस्सा प्रदर्शन किया था। 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर के सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार से चंपारण की यात्रा की थी? प्रश्न एक बार, 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार से चंपारण की यात्रा की थी? तो किसानों को 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। वहां पे राजकुमार शुक्ल गए थे और महात्मा गांधी को बोले थे कि 3 कट्टिया वहां पे नील आंदोलन के चलते तो अंग्रेजों को वहीं पे सिफारिश किए थे। तो महात्मा गांधी 1916 16 में और 17 में चंपारण आंदोलन हुआ, उसी को बोलते हैं 3 कट्टिया आंदोलन। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं था। नहीं था। प्रश्न एक बार और, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से शामिल नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो नई शिक्षा प्रणाली थी, बिल्कुल थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, ये भी था, ठीक है। अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण
ये भी सही था। भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने वाली कानून, यही गलत है, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? तो देखते हैं, इसमें से 3 तो सिफारिश है, चौथा नहीं। द्वैध शासन का उन्मूलन बिल्कुल है, द्वैध शासन का उन्मूलन है। प्रांतों में जमींदारों सरकार के विस्तार बिल्कुल सही है। ब्रिटिश भारतीय और रियासतों के संघ की स्थापना, ये भी सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र रद्द करना, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए साइमन कमीशन के बारे में 2 याद कर लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। और भारत कब आया था? 1928 में भारत आया था, भारत आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? एक बार और प्रश्न, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के अनुसार क्या है? साध्य और साधना के बीच कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साध्य साधना का नियोजित ठहराता है, नहीं ठहराता है। साधना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी नहीं है। साध्य और साधन परस्पर संबंधित है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं, उप में से कौन सा कथन सही है? लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? द्वीपों का यह छोटा सा मूंगा द्वीपों से बना है। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगे द्वीपों से बने हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहले इन्हें लेकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित समूह है, नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप में। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, तो कौन करता है? पुलिकट झील करता है। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए जमुनार झील कहाँ है? केरल है, केरल है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बेतिलेउ वनुआलेउ द्वीप कहाँ है? बेतिलेउ और वनुआलेउ द्वीप कहाँ है? फिजी में है, फिजी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? तो 5 देश से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद समूह का कार्य क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। राज्यों के मध्यम उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना बिल्कुल सही है, सही है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना बिल्कुल सही है। उपयुक्त विषयों से विशेषाधिकार इनमें से संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय को सिफारिश करना, ये भी सही है। यानी सभी का सभी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलना का अधिकार किसे है? संसद को है। संसद कौन सा अनुच्छेद में है? तो 79। संसद कौन सा अनुच्छेद में है? तो 79। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74-75 में आता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में है। चलिए, संसद किसे बना होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिलाकर बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों को जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने का व्यंग करने तथा राजनेताओं को गलतियों को ढूंढने के लिए करें। कथन, यह कथन किसका है? यह कथन आर के लक्ष्मण का है। ऑप्शन नंबर सी सही है, आर के लक्ष्मण का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष। जिला परिषद अध्यक्ष सी, ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करता है? अनुच्छेद 275 के तहत। ऑप्शन नंबर ये सही है, अनुच्छेद 275 के तहत। भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के योजना सहायता प्रदान करता है? अनुच्छेद 275 के तहत। नामीब मरुस्थल कहाँ है? नामीब मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। नामीब मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। नामीब मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितने बार आयोजित होता है?
राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितना बार आयोजित होता है? तो एक बार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 2005 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी खपत और उत्पादन से संबंधित है? जिम्मेदारी खपत और उत्पादन से संबंधित है। SDG 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्तन स्लैश का दहन वर्ण कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य के बेवर के रूप में जाना जाता है? किस राज्य के बेवर के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? तो सरसों। सबको पता होना चाहिए, सरसों है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति किसे बढ़ावा देती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति किसको बढ़ावा देती है? तो मुक्त उद्यम तथा प्रसिद्ध को। मुक्त उद्यम तथा प्रसिद्ध को। ऑप्शन नंबर डी सही है। मुक्त उद्यम तथा प्रसिद्ध को। कहा जाता है अच्छा बैंकर वह बैंकर है जो बंधक और खाली स्थान के बीच को अंतर जानता है। तो विनिमय पत्र। ऑप्शन नंबर बी है। कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को बाहर वातावरण से पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। विसरण के द्वारा। अगला प्रश्न है। खाली स्थान पृथ्वी के वायुमंडलीय की तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन है? तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन है? आर्गन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्गन है। पहला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन प्रथम और सेकेंड ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए कुछ तथ्य है उससे हम लोग देख लेते हैं। यजुर्वेद से संबंधित। यजुर्वेद को इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या करते हैं? अर्धायु कहते हैं। यज्ञों के नियमों और विधि विधान का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद को बलिदान विधि, यजुर्वेद में बलिदान विधि भी उल्लेख है। बलिदान विधि भी उल्लेख है यजुर्वेद में। यजुर्वेद को गद और पद दोनों है। यजुर्वेद में गद और पद दोनों है। चलिए सामवेद देखते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्धात्री कहते हैं। उद्धात्री कहते हैं। इस वेद को भारतीय संस्कृति का जनक कहते हैं। इस वेद को भारतीय संस्कृति का जनक कहते हैं। इस वेद को भारतीय संस्कृति का जनक कहते हैं। चलिए अथर्ववेद के बारे में देखते हैं।
इस वेद के सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें साभा एवं समिति को प्रजापति के पुत्रियां कहा जाता है। इसमें साभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है। अथर्ववेद को साभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। चलिए आगे नोट में देखते हैं। सबसे प्राचीन का वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यजुर्वेद तथा सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेद की संख्या कितना है? 4 है। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है और पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। तो ये सारी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग वीडियो को 1 या 2 बार जरूर रिवीजन करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें। वीडियो डेली अपडेट होगा और सभी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।